हमारे चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। कि विदेशी आक्रमणकारी भारत में कैसे आए। तो कहा जाता है कि बैक्ट्रियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। और बैक्ट्रियाई या यूनानी वंश की दो शाखाएं थीं। पहला यूथेडेमस वंश, दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। और यूथेडेमस वंश की राजधानी सियालकोट या साकल थी। कहते हैं कि यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी तक्षशिला थी और भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक डेमेट्रियस था। कहते हैं डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया, अर्थात यूथिडेमिया नामक नगर को बसाया। और मिलिंद अथवा मिनांडर की बौद्धमता के प्रति बहुत श्रद्धा थी। कहते हैं कि मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का संकलन मिलता है। और कहते हैं कि यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा गया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किए थे और सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी यूनानियों ने ही शुरू किया था। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला में परिचय कराया और जिसने बाद में गांधार शैली का रूप लिया। और कहते हैं कि भारत में पहला पार्थियन या पहलो शासक माउस था, जिसकी समय सीमा 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व थी। कहते हैं कि पहलुओं का मूल स्थान ईरान में था और गोंडो फर्निस पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। और गोंडो फर्निस के समय ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। और पहलुओं के सिक्कों का भंडार तक्षशिला में सिरकप के पास खुदाई से मिला है। कहते हैं कि कुषाणों ने पहलुओं का साम्राज्य विजित कर लिया था और भारत में शकों की दो शाखाएं थीं जो पश्चिमी भारत में केंद्रित थीं। पहली छहरात और दूसरी कार्धमक। कहते हैं छहरात शक महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रित थे और कार्धमक सौराष्ट्र क्षेत्र के उज्जैन में केंद्रित थे। और छहरात वंश का पहला शासक माउस या मोग था, अर्थात मोग था। कहते हैं कि नहपान ने क्षत्रप और महाक्षत्रप दोनों ही उपाधियां धारण की थी। और नहपान ने महाराष्ट्र का एक बड़ा भाग सातवाहनों से छीना था। प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र भड़ौज पर छहरातों का कब्जा था और कार्धमक 100 शाखा का संस्थापक यशोमितिक था। और कार्धमक शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन, जो 130 से 150 ईस्वी तक माना जाता था। कहते हैं कि रुद्रदामन के संबंध में जानकारी उसके गिरनार अर्थात जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा था, जो पहला शिलालेख है। कहते हैं रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था और कार्धमक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय था। साथियों, अब हम कुषाण वंश को जानेंगे और कुषाण वंश से संबंधित तथ्यों को आपसे साझा करेंगे। कहते हैं कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीले के थे। कहते हैं कुजुल कडफिसेस ने काबुल और कश्मीर में हरमोएस को हराकर अपना राज्य स्थापित किया और कुजुल कडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। कुजुल कडफिसेस के बाद विम कडफिसेस ने 65 ईस्वी में राजा बना, अर्थात 65 ईस्वी में वह राजा बना और विम कडफिसेस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए। यद्यपि उसके ताम्र तथा रजत चांदी के सिक्के भी मिले, तथापि स्वर्ण सिक्कों की संख्या अधिक है। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासनकाल में बढ़ी। कहते हैं कि कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबा दोनों ही प्रकार के सिक्कों को प्रचलित किया था। और विम कडफिसेस ने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की। और माना जाता है कि विम कडफिसेस के सिक्कों पर शिव नंदी एवं त्रिशूल की आकृति खुदी थी। कहते हैं कि विम कडफिसेस शैव धर्म को मानता था और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बना तथा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था।
यही आजकल भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर थी और कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। कहते हैं कनिष्क ने पाटिलपुत्र के शासक को हराकर वहां से विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा मुर्गा साथ लाया था। कहते हैं कि कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया और कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन के यारकंद खेतान तथा कासगर की विजय थी और कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसे चीनियों से ली थी। कहते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 शाखाओं में बढ़ गया था। चौथी बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र पुस्तक लिखी गई थी और कनिष्क के सिक्के यूनानी एवं ईरानी भाषा में थी। कहते हैं कि मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति सैनिक वेशभूषा में है और बुद्ध के अवशेषों पर कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप एवं मठ का निर्माण करवाया और कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। कहते हैं कि अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे और अश्वघोष ने बुद्ध चरित एवं सूत्रालंकार की रचना की थी। माना जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। इस समय कला की 2 शैलियाँ, पहला मथुरा और दूसरा गांधार शैली प्रसिद्ध थी। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियाँ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसमें मथुरा शैली में अनेक स्तूपों, विहारों तथा मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कहते हैं कि गांधार शैली को यूनानी बौद्ध अर्थात इंडो ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक तथा शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा है और विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की थी और कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। कहते हैं चरक ने चरक संहिता लिखी थी और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता था या कहा जाता है। कनिष्क का पुरोहित जो संघरक्ष था और कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। कहते हैं कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कहा जाता है कि वासुदेव शैव धर्म मतानुयायी था। उनकी मुद्राओं पर शिव तथा नंदी की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। कहा जाता है कि तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना कनिष्क ने की थी और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। कहते हैं कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा जाता था और कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था। सेना में घुड़सवारी की दक्षता, सैनिक वेशभूषा एवं व्यूह रचना के क्षेत्र में कुषाणों ने भारत को नई जानकारियां दी थी और मथुरा से कनिष्क की एक सिर सहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्कों अंकित हैं। और अश्वघोष की रचनाओं की पांडुलिपियां मध्य एशिया के तुर्फान से मिली हैं। कहते हैं चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग से संपन्न होता था। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी और सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ है। और पतंजलि ने मथुरा से सटका नामक वस्त्र पाए जाने का उल्लेख किया है। कहते हैं कि भारत में इथियोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था और तक्षशिला विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, यदि ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।